सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। एकलव्य अकादमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाड़ रोड के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, भारत नहीं पूरा विश्व ही ये कोरोना नामक वैश्विक संक्रमण से जूझ रहा है और पिछले 4 महीनों से आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो आपके हितों को ही ध्यान में रखते हुए हमने ये ऑनलाइन क्लास लेने का शुरू करने का निर्णय लिया है। आपको आज हम कक्षा 8 की जो वसंत पुस्तक है उनका पहला चैप्टर पढ़ाने की पहल करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह रहेगा कि कक्षा 8 की वसंत पुस्तक हिंदी विषय की पुस्तक है, उनको लेकर के आप बैठिए और उनका ही पहला पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। जो गत वर्ष के जो पाठ्य पुस्तक है और इस वर्ष की पाठ्य पुस्तक है उसको बदला गया है। इस वर्ष जो नई पुस्तक है उनका नाम वसंत है और उन्हीं का पहला पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। वैसे ऑफलाइन वाला मजा तो ऑनलाइन में नहीं है। ऑफलाइन में पढ़ाने का अलग ही एक माहौल होता है और ऑनलाइन में पढ़ाने का अलग ही माहौल होता है। तो आप अपनी पुस्तक का पहला पाठ खोल करके एक पेंसिल लेकर के बैठे रहिए और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उनको अर्थ गणित करने की कोशिश करते रहिए। इनको हम सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, इसको हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि जो आपका पहला पाठ है वो 10th 11th लेवल का है और यही पाठ अभी जो वर्तमान 10th की जो पुस्तक है उसमें भी आया हुआ है। ये जो पहला पाठ की जो कविता दे रखी है ना, ये कविता 10th की जो पुस्तक है अभी चल रही है उसमें भी दिया हुआ है। तो हम पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप अपने एक ही माइंड मस्तिष्क जो इस पुस्तक में लगा के रखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पाठ का नाम, कविता का नाम है दौनी। क्या नाम है? दौनी। ध्वनि का मतलब होता है आवाज, वॉइस। और ये कविता है। ज्यादातर या अधिकांशतः जो पहला पाठ होता है वो कविता का ही होता है। और ध्वनि कविता लिखने वाले कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नाम के अनुकूल ही निराला थे, नाम के अनुकूल ही ये निराले थे, मस्त मौजी, अपने स्वभाव में मस्त रहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि है। कौन से वाद के कवि है? छायावादी कवि है। और इन्होंने ही ध्वनि नामक एक कविता लिखी और उस ध्वनि कविता के ही कुछ पद आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। तो उन्हीं को हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम शुरू करने जा रहे हैं और जो आपको कठिन शब्द, जो थोड़ा सा दूर शब्द लगता है उनको पेंसिल से आप लिख लीजिए। तो अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, पंक्तियां लिखी हुई है अपनी पुस्तक में देखिए। अभी न होगा मेरा अंत, अंत का मतलब होता है एंड, जिनका अंतिम स्वर या आखिरी किनारा आ जाना। तो इसमें कवि आशावादी स्वर व्यक्त करते हैं। कैसा स्वर है? कवि का जो स्वर है वो कैसा है? आशावादी, यानी जीवन जीने की आशा, आशावादी स्वर। कवि क्या कह रहे हैं? कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने जीवन में इतने कष्ट भोगे कि वो, अगर आप कभी पढ़ोगे इनके बारे में तो आपको भी थोड़ी सी दुख भरी कहानी याद आ जाएगी। क्योंकि इनके अधिकांशतः जो परिजन है इनको छोड़कर चले गए, हर छोड़ते चल बसे थे। मान लो पिताजी की मृत्यु हो गई कम उम्र में, फिर माताजी की हो गई, फिर इनकी पत्नी की हो गई, फिर इनकी बेटी की हो गई। तो इस प्रकार ये चारों तरफ से मतलब विसंगति से गिर गए। दुख इतना इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, इनकी
घबराना नहीं चाहिए, आपको उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो ये यही कविता है आपके अंदर एक आशा का संचार करेगी, कुछ कर सकने की भावना पैदा करेगी आपके अंदर। तो इस पाठ या इस कविता को हम पढ़ रहे हैं कि अभी नहीं होगा मेरा अंत। कुछ लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कह दिया कि आपका पूरा परिवार बिखर गया और अब आपका अंत भी नजदीक है। तो उन्हीं को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कविता के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अभी नहीं होगा मेरा अंत। आप क्या कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत हो जाएगा, लेकिन अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी तो मेरा जीवन बहुत लंबा, अभी मेरे अंदर बहुत जुनून है, बहुत ज्यादा ही उत्साह है, जीवन जीने की ललक है, साहित्य सर्जन करना है, अभी काव्य पंक्तियां और लिखनी है, कविताएं करनी है, मेरे और भी ऐसे अनेक काम है, युवाओं को जो आलस्य से ग्रस्त है उनको जगाने हैं। तो अभी नहीं होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। कौन आया अभी अभी? यानी मेरे जीवन में अभी तो ही उत्साह का संचार हुआ। ये मेरे जीवन की पहली सीढ़ी है, मेरे जीवन की पहली सीढ़ी है, ये मेरे जीवन का प्रथम चरण है। अभी तो मेरी साहित्य सर्जना है, अभी तो मैंने ग्रंथ लिखने शुरू किए, मैंने अभी उत्साहवादी जीवन की शुरुआत की है। और आप कह रहे हो कि आपका अंत नजदीक है, लेकिन अभी मेरा अंत नजदीक है नहीं है, अभी अभी तो आया है मेरे वन में। वन का मतलब होता है जीवन, यहाँ वन का मतलब होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन रूपी उपवन में। जब वन में वसंत ऋतु का आगमन होता है ना, तो किस प्रकार चारों तरफ हरियाली छा जाती है, एकदम खुशनुमा मौसम हो जाता है। हर प्रकार की जो कलियां हैं उस वन में, जो छोटे छोटे पौधे हैं जो मुरझाए हुए हैं, जो बीज पड़े हुए हैं, बीज वो अंकुर बन के एक छोटा सा पौधा बन जाता है, कलियां हैं वो अलझी हुई है अर्थात झुकी हुई है, उनमें भी एक जोश आ जाता है। तो उसी प्रकार कह रहा है कि जब वन में वसंत ऋतु का आगमन होता है तो इतना खुशनुमा वातावरण बन जाता है कि हमें वहां रहने का मन करता है। तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार वन में वसंत ऋतु के आगमन से चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल बनता है, सुंदर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी किसका आगमन हुआ है? वसंत रूपी जीवन का आगमन हुआ है। इसमें रूपक अलंकार है, आप अलंकार पढ़ोगे आगे तो इसमें रूपक अलंकार है। वन को क्या बता दिया? निराला के जीवन को ही वन बता दिया कि अभी मेरे वन में मृदुल, मृदुल का मतलब होता है कोमल या मुलायम, वसंत, वसंत यानी बसंत ऋतु, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। 6 ऋतु होती है जिसमें ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? वसंत ऋतु को वसंत ऋतुओं का राजा कहा जाता है। कि मेरे वसंत रूपी इस जीवन में अभी तो इस काव्य सर्जन की शुरुआत हुई है, अभी इतना जल्दी मेरा अंत नहीं होगा, मेरे को अभी बहुत सारे जीवन मतलब लंबा जीवन यापन करना है, अभी नहीं होगा मेरा अंत, इतना जल्दी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, हरे यानी हरियाली, ये पात, पात का मतलब होता है पत्ते, हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, गात गात का मतलब होता है शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वसंत ऋतु के माध्यम से अपने जीवन में हुए बदलाव की बात कर रहा है कि वसंत ऋतु के आगमन से पेड़ों के ऊपर डालियां चारों तरफ अपनी शाखाएं, जो मतलब पेड़ के जो तना होता है वो चारों तरफ अपनी डालियां फैला देता है और उन डालियों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, अर्थात एकदम खुशनुमा माहौल मौसम बन जाता है, एकदम इतनी हरियाली छा जाती है कि वहां पर रहने का मन करता है, वहां पर निवास करने का मन करता है। तो कह रहा है कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है वन में तो चारों तरफ डालियां वो फैल जाती है, पत्ते हैं वो हरे हो जाते हैं और जो कलियां होती है अध खिले जो कली वो भी खिल जाती है। तो मतलब एक प्रकार सभी अपने विकास करने की प्रक्रिया में रहते हैं। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहा है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से एक वन में ऊर्जा का प्रवाह के रूप में संचार होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी मेरे काव्य सर्जन की शुरुआत होगी। मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर जिस प्रकार स्वप्नों जैसे कोमल हाथों के माध्यम से
वसंत ऋतु अलसाई हुई कलियां, जो निद्रित अवस्था में जो कलियां हैं उनको जगा कर एक उनको नया जीवन देती है। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि मैं भी मेरी काबिलियत के माध्यम से, मेरी प्रतिष्ठा के माध्यम से एक नया जीवन यापन करूंगा, और जो मनुष्य हैं, जो युवक है, जो भी आलस्य से ग्रस्त है, उनको एक नया जीवन, उनमें भी एक आशा का संचार पैदा करूंगा। लिखा मैं ही अपना स्वप्न मर्दूल कर, दोनों की बात है। कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब क्या होता है? हाथ। स्वप्न यानी जो स्वप्न है, मृदुल यानी मधुर, फेरूंगा, कहाँ फेरूंगा? फेरूंगा यहाँ वसंत ऋतु के भी बात आती है और कवि की बात आती है, फेरूंगा। जिस प्रकार वसंत ऋतु का जो माहौल है, वसंत ऋतु के आगमन से पत्ते जो भी है वो मतलब एकदम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी ने कह रहा है कि फेरूंगा निद्रित, निद्रित यानी नींद में है जो कलियां, यानी पेड़ पौधों की जो कलियां होती है, पर जगह यानी जगाऊंगा एक प्रत्युष यानी सुबह का मौसम, सवेरा, मनोहर यानी मन को अच्छा लगने वाला, मन है धन हरण, विसर्ग संधि है मनोहर, मन है धन और मन को हरण करने वाला। तो इस पंक्तियों में सीधी सी बात है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहा है कि मैं अपने आशावादी संचार से जो युवक है, आलस्य से ग्रस्त जो युवक है, जो नौजवान, उनको मैं आशा का संचार करूंगा, उनके आलस्य को हटा करके उनको अच्छा रास्ता दिखाऊंगा। तो ये इसका मतलब देखो लिखा है कि निद्रित कलियां, निद्रित कलियां, इसका दो अर्थ है। निद्रित कलियां एक तो वन के लिए जो पेड़ पौधे जो कलियां होती है वो, और यहाँ निद्रित कलियां है आलस्य से जो युवक, जो बालक, जो जवान, जो ग्रस्त है, उनके लिए कहा गया है जगह एक प्रत्युष मनार, यानी उनको मैं जगह करके एक सवेरा दिखा दूंगा। सवेरा दिखाने का मतलब है अच्छा रास्ता उनको पकड़ा दूंगा। तो ये इसमें आशावादी संचार की कविता है। आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार इनको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। थोड़ी कठिन कविता मतलब कठिन है, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है। आप इनको पढ़ना। इसमें पहला पद और इसमें दूसरा पद पढ़ देंगे हम, बस 2 ही पद दिया हुआ है इसमें, तो दूसरा पद देखिए। पहले जो शब्दार्थ बचे हुए शब्दार्थ में बता देता हूं। देखो, अंत का मतलब समाप्ति, वन यानी उपवन, बाग, बगीचा, मृदुल यानी कोमल, वसंत यानी एक ऋतु, हरे यानी हरे रंग का, पात यानी पत्ते, कोमल का भी मतलब होता है मुलायम, गात यानी शरीर, स्वप्न यानी सपने, मृदुल यानी मधुर, कर का मतलब हाथ, निद्रित कलियां यानी अलसाई हुई जो आलस्य से ग्रस्त जो कलियां है वो, जगह यानी जगाना, प्रत्युष यानी सुबह, मनोहर यानी मन को हरण करने वाले। तो ये पहले पद था इनका। दूसरा पद देखिए आप, बोर्ड की परीक्षाओं में 8 नंबर का इनका हिंदी अनुवाद और इनका विशेष लिखना पड़ता है। 8 नंबर का एक प्रश्न आता है इन्हीं से संबंधित, इनका हिंदी अनुवाद बताना है। इसका कवि कौन है, उस कविता का क्या नाम है, पंक्तियां दी हुई होगी आपको, और उस पंक्तियों का कवि कौन है और कविता का क्या नाम है और उसका क्या भावार्थ है, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो दूसरा देखो, पुष्प, पुष्प से, पुष्प किसका पर्यायवाची है बताओ आप, किसका पर्यायवाची है? पुष्प का मतलब होता है फूल या सुमन। पुष्प, पुष्प से, पुष्प कहाँ लगते हैं? बगिया में। और पुष्प कब अपने रूप को निखारते हैं? वसंत ऋतु के समय। तो पुष्प, पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस वही आलस्य से ग्रस्त, लालसा, लालसा का मतलब होता है इच्छा, खींच लूंगा मैं। यहाँ पर 2 अर्थ लेंगे हम, 2 अर्थ कैसे कि वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो वसंत ऋतु क्या करती है, जो उपवन में, जो बगीचे में, जो वन में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर जो फूल लगे होते हैं, जो डालियां लगी होती है, वो अलसाई हुई यानी आलस्य से ग्रस्त झुकी हुई होती है। और जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो वसंत ऋतु उसमें एक नया जीवन पैदा करती है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहा है कि इस संसार में, अपने भारत में जितने भी नौजवान जो अपने रास्ते से भटक चुके हैं, जिनको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है,
उनको मैं कर्तव्य का ज्ञान करवाऊंगा, उनसे जो बुरा आचरण है उनको छोड़ने के लिए प्रेरित करूंगा और अच्छे आचरण को अपनाने की बात उनसे मैं करूंगा। इसीलिए कह रहा है कि मेरे जीवन का अभी अंत कहाँ है, मेरे को अभी और बहुत काम करने हैं। द्वार दिखा अपने नव जीवन का, ये वसंत ऋतु कह रही कि अपने नव जीवन यानी उस जो अलसी हुई जो वन में जो ग्रसित है आलस्य से, जो पेड़ पौधे, जो फूल, जो पत्तियां, उनको एक नया जीवन दे दूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा उनसे, उनको सींच दूंगा मैं, उनको पिला दूंगा पानी। क्या? नव जीवन का जो पानी है उनको मैं पिला दूंगा। से हर्ष का मतलब खुशी खुशी के साथ सींच दूंगा, यानी उनको मैं सींचना, तो पेड़ पौधों को सींचो तो पानी हो, तो क्या देंगे? नव जीवन रूपी पानी सूर्यकांत त्रिपाठी नीलन कह रहा है कि मैं उनको दूंगा। द्वार दिखा दूंगा, किनको द्वार दिखाने की बात हो रही है? जो युवा आशावादी स्वर से विमुख हो गए, उनको मैं आशा का स्वर देकर के उनको अपने जो कर्तव्य है, जिस मंजिल पे वो जाना चाहते हैं, उनको वैसा द्वार में दिखा दूंगा, द्वार दिखा दूंगा। फिर उनको हे मेरे वे जहाँ वे जाना चाहते हैं, जहाँ उनका अंतिम मंजिल है, जो अच्छा कुछ कर सके, वहां पर जाने का मैं उनको द्वार दिखा दूंगा। अभी नहीं होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन की ये प्रथम चरण है, पहली सीढ़ी है। अभी मेरे को बहुत कुछ काम करना है, बहुत कुछ साहित्य सर्जन करना है, बहुत अच्छे काम करने हैं। तो ये छोटा सा ही पाठ था, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कुछ असंभव नहीं है। इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका एक मेन भावार्थ, मुख्य भावार्थ इस पाठ में यही बताया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आशावादी स्वर युवकों में प्रेरित करने के लिए भरेगा। आशावादी स्वर, कोई भी काम वो जोश, उत्साह और दुगुनी ताकत के साथ करने की कोशिश है करेगा। तो इसमें 2 बातें सामने उभर कर आई है। एक तो वसंत ऋतु, जो ऋतुओं का राजा है, वसंत ऋतु का जब आगमन होता है वन में, तो किस प्रकार एक चहल पहल हो जाती है पेड़ पौधों में, उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहा है कि मेरे जीवन में भी आशा का संचार है और मैं दूसरों को प्रेरित करूंगा। तो इस प्रकार पहला पाठ आज हमारा पूरा होता है। इनके प्रश्न उत्तर देख करके लिखने की कोशिश करना, इस पाठ का हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करना। धन्यवाद।